नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का जॉस वाला के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो न्यूट्रिएंट के पर्सपेक्टिव से या उसके सेंस से कम करेंगे और कार्बोहाइड्रेट एज अ होल कंपाउंड के बारे में हम चर्चा ज़्यादा करने वाले हैं। क्लास में जाने के पहले आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट के लिए सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं अथवा कर रहे हैं, वह इस पूरे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और साथ ही साथ नोट्स ले सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में ये उपलब्ध है। तभी आपको पूरी क्लासेस मिल पाएंगी। यहाँ पे आप जो भी क्लासेस यूट्यूब में देख रहे हैं वह चंद क्लासेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चालू करते हैं हमारी क्लास को। एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट में जाने के पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि अभी तक के यूनिट 1 में हमने क्या कवर किया है। यूनिट 1 के अलावा हमने यूनिट 8 और 9 के भी कुछ टॉपिक किए हुए हैं, इसलिए अभी हम यहाँ पे यूनिट 1 का देख रहे हैं क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट वो यूनिट 1 में मेंशन्ड है। तो यूनिट 1 के टॉपिक से यदि मैं मोटा मोटा तौर पे आपसे कहूँ तो हिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रिजर्वेशन को लेकर के मैंने बहुत डिटेल में लगभग 7 या 8 वीडियोज बनाए हैं। उस पर चर्चा की हुई है लगभग 8 वीडियोज में। इसके बाद ट्रेडिशनल फूड एंड देयर इंपॉर्टेंस को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। रोल ऑफ द ट्रेडिशनल फूड्स है ना, इसको लेकर के कम से कम शायद 3 वीडियोज बनाए थे। फूड फोर्टिफिकेशन पे एक वीडियो बनाया था, चैलेंज इन इंडियाज ईट राइट इनिशिएटिव, इस पे भी एक वीडियो बना है और ट्राइबल फूड्स ऑफ द मध्य प्रदेश पे भी एक वीडियो बना हुआ है हमारा, है ना। इतनी बातें हमने यहाँ तक कर ली थी। आज से यहाँ से हम जो चालू करने वाले हैं वो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स चालू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ऑलमोस्ट 4 वीडियोज में कार्बोहाइड्रेट हम कवर करने वाले हैं और ऐसा कुछ भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम नहीं छोड़ने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा देन फर्दर जो पॉइंट्स हमारे लिखे हुए हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स आदि 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 है ना, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चालू करते हैं हमारी क्लास को बिना किसी देरी के। काप्स के बारे में हमको आज चर्चा करनी है। आज की क्लास में हम काप्स के बारे में बेसिक चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम काप्स के बारे में कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे, उनके स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन आदि आदि को लेकर के। आइसोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं ना, आदि आदि जो टर्मिनोलॉजीज, टॉटामेरिज्म क्या होता है, ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। चालू करते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। एक फंडामेंटल जो आपने बचपन में सीखा होगा, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो एक केमिस्ट्री की क्लास में आपको कहीं पे बैठा करके बता दिया होगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के मिश्रण को कार्बोहाइड्रेट कह दिया जाता है ना। तो एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिश्रण को कार्बोहाइड्रेट कह दिया जाता है। एक पुरानी परिभाषा हमारी क्या है, चलती आ रही है। उस परिभाषा को हम यहाँ पर भी क्या है, अप्लाई कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के दोनों अभ्यर्थी अपने अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं कंटेंट के तौर पे, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर, प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट क्यों है, क्योंकि ये जिस चीज से बना हुआ है वही अबंडेंट में उपलब्ध है, ठीक है। कि भाई ये बना किस चीज से है, कार्बन से, और कार्बन इस धरती पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इवन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के भी यही पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो चूंकि इसका बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है वही अबंडेंट मात्रा में उपलब्ध है, तो जो बाय प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये है, तो द टर्म कार्बोहाइड्रेट मींस हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, है ना। ये क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यदि हम इसको कहें H2O और ये कार्बन है, तो ये कार्बन के पर्सपेक्टिव में क्या बात करेंगे कि ये कार्बन के पर्सपेक्टिव में कार्बन क्या हो गया, H2O का एक हाइड्रेट हो गया, ठीक है। यदि आप कार्बन के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन एंड मेनी कार्बोहाइड्रेट्स हैव द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2O होल N, है ना। कि एक इंपेरिकल फॉर्मूला ही बनाया जा सकता है। एक इंपेरिकल फॉर्मूला बनाने का मतलब होता है कि ये इन जनरल फॉर्मूला है। अब इस इन जनरल फॉर्मूला में यदि n की वैल्यू आप कुछ रखेंगे तो कुछ निकल करके आएगा। यदि आप मान लीजिए उदाहरण के लिए n की वैल्यू 3 रख देते हैं, n की वैल्यू क्या रख देते हैं आप, 3 रख देते हैं, तो वापस से कि फाइनल जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, तो C3H6O3 के रूप में एक कंपोनेंट बन करके आएगा, है ना। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि एक बेसिक क्या है, फॉर्मूला रखना पड़ेगा, और उस बेसिक फॉर्मूले के अंतर्गत जो n की वैल्यू होगी वो लोअर देन 3 नहीं हो सकती, है ना। वो क्या होगी, कम से कम n को क्या करेगा, 3 को इंडिकेट करेगा, दैट दे आर इंडीड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। However, some non-carbohydrate compounds like acetic acid and lactic acid also appear to follow this formula. अभी जस्ट पीछे बात करी थी मैंने कि आपने स्कूल में सीखा रहा होगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम क्या कहते हैं,
कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण हैं और CH2O का होल N के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि कई सारे कंपाउंड क्या है इस चीज को इस थंब रूल को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, अथवा इस रूल को फॉलो करते हैं, फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। ठीक है। एडिशनली सम ट्रू कार्बोहाइड्रेट सच एज रेमनोहेक्सोज एंड डीऑक्सीराइबोज है ना, डू नॉट स्ट्रिक्टली कंफर्म दी जनरल फॉर्मूला। अब वापस से कि मान लो रेमनोहेक्सोज है, अब रेमनोहेक्सोज के हिसाब से हम बात करें तो जब मान लो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला कहता है वो कहता है CnH2O का होल N है ना, CnH2O का होल N या H2O का होल N कहता है हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब इस बेसिक फॉर्मूले के आधार पे मैं किसको बैठाना चाहूँ, रेमनोहेक्सोज को बैठाना चाहूँ, तो मैं क्या कहूँगा भाई N यहाँ पे C मतलब क्या है 6 है, तो मतलब एटलीस्ट 6 कार्बन होंगे। अब इस 6 कार्बन के हिसाब से मैं चलूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H12O6 बैठेगा। क्या बैठेगा, C6H12O6। लेकिन ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और रेमनोहेक्सोज के फॉर्मूले में ऑक्सीजन की कितनी होती है, 5 ही होती हैं। दैट मीन्स कि रेमनोहेक्सोज शुगर है लेकिन इस इंपेरिकल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। इसी प्रकार से रेमनोहेक्सोज के जैसे ही एक और शुगर कंपाउंड है वो है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, जो किस में पाया जाता है, DNA में पाया जाता है। तो डीऑक्सीराइबोज भी क्या है, इस इंपेरिकल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता। तो हमारे लिए काम की बात क्या है कि एक फॉर्मूला बनाया गया है, लेकिन उस फॉर्मूले को कुछ लोग फॉलो करके भी शुगर नहीं है और कुछ लोग फॉलो ना करके भी क्या है शुगर कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल नहीं है। बात खत्म। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन आइडेंटिफाई एज पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई ऐसा शुगर कंपाउंड होगा जिसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, CHO से होता है। और ऐसे ही कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के बजाय क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, C+O के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, दरअसल ये पॉलीहाइड्रोक्सी हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के कई कंपाउंड हैं और ये पॉलीहाइड्रोक्सी किस उसके हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के, तो एल्डिहाइड के होंगे या कीटोन के होंगे। और कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस दीज अपॉन हाइड्रोलाइसिस। The term sugar is used to describe carbohydrates that are soluble in water and have a sweet taste, है ना, कि the term sugar is used to describe carbohydrates। sugar हम किन के लिए कहते हैं, तो ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट्स को sugar कहा जाता है। those are soluble in a water and have a sweet taste। वापस से सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन क्या सेलुलोज शुगर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि शुगर सेलुलोज इज नॉट सॉल्युबल इन शुगर वाटर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो शुगर नहीं कहलाएगा। ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में सॉल्युबल है वो शुगर कहलाएगा। ठीक है, तो हम शुगर किसको बोलते हैं, तो क्या हर कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है, नहीं। क्या हर शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल हाँ। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से यहां तक की बात क्लियर होगी। और स्वीट इन द टेस्ट रहेगा वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है, किचन में जाके खा लोगे पता ही चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ दी कार्बन्स कई हिस्सों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और लेट्स से कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक यूनिट्स हम कई हिस्सों में क्या है डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेसिक हिस्सा आता है वो क्या है, मोनोसैकेराइड्स। What are the monosaccharides? Monosaccharides are the simplest sugars with a single saccharide unit। तो यदि ऐसा कोई शुगर जिसमें एक सिंगल सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है तो हम उसको मोनोसैकेराइड बोलेंगे। यदि ऐसा कोई शुगर जिसमें दो सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है तो हम उसको डाइसैकेराइड बोलेंगे। यदि ऐसा कोई भी शुगर कंपाउंड जिसमें 3 से लेकर के 9 तक के सैकेराइड कंपाउंड प्रेजेंट हैं तो हम उसको ऑलिगोसैकेराइड बोलेंगे। और ऐसा कोई भी शुगर कंपाउंड जिसमें 10 या 10 से अधिक सैकेराइड कंपाउंड प्रेजेंट है तो हम उसको पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। यदि एक सैकेराइड कंपाउंड है तो मोनोसैकेराइड, यदि 2 हैं तो डाइसैकेराइड, या 3 से 9 हैं तो ऑलिगोसैकेराइड, और मोर देन 10 हैं, 10 या मोर देन 10 हैं तो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। अब यदि तुम मोनोसैकेराइड कहते हो तो मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है, और भी ऐसे ढेर कंपाउंड आएंगे। इन सब के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं।
दूसरी कैटेगरी आती है दोस्त, वो है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड हमने पीछे बात करी कि वो शुगर जिसमें 2 सैकेराइड हों, जैसे सुक्रोज हो गया, है ना, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, है ना। तो माल्ट आपका एग्जैक्टली आपके चावल से मिल रहा है ना, लैक्टोज आपके दूध से मिल रहा है, तो इस प्रकार के डाइसैकेराइड्स हो गए। तीसरी कैटेगरी हमने देखी कि वो शुगर जिसमें 3 से लेकर के 9 सैकेराइड कंपाउंड है, तो ओलिगोसैकेराइड है। तो ओलिगोसैकेराइड के उदाहरण क्या है, तो रेफनोज हो गया, है ना, स्टाइकोज हो गया। ऐसे ही आखिरी में क्या आता है, पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इस प्रकार के भी कंपाउंड आते हैं। अब पीछे मैंने बात कही कि हर कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं है, लेकिन हर शुगर कार्बोहाइड्रेट है। वापस से, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, रेफेनोज, स्टाइकोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये शुगर नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन दी वाटर, दीज कंपाउंड्स आर ओनली सॉल्युबल इन दी फैट। लेकिन हमको तो वाटर से मतलब है, तो वाटर में सॉल्युबल क्या है, इधर वाले, है ना, वाटर में सॉल्युबल क्या है, इधर वाले से क्या है, सॉल्युबल मिल जाएंगे। देखो स्ट्रक्चर, ये सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी क्यों निकल करके आ रही है, यदि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, बड़ा हो। किसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, जिसमें कम सैकेराइड्स होंगे या ज्यादा सैकेराइड्स होंगे, जिसमें कम सैकेराइड्स होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मोनोडाई, ज्यादा सैकेराइड किसमें है, पॉली और ओलिगो में। और यदि नंबर ऑफ सैकेराइड्स बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और यदि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो वाटर सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, और यदि वाटर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी तो हम उसको शुगर नहीं बोलेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी, कि दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी, और ये हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। किस रेट से, कैसे प्रदान करते हैं, तो यदि आप 1 यूनिट ऑफ सैकेराइड लेते हैं, यदि आप 1 यूनिट ऑफ सैकेराइड लेते हैं तो 4 कैलोरी पर ग्राम क्या है आपको मिलेगा एनर्जी, है ना। वहां पे 1 यूनिट को आप 1 ग्राम कह लीजिए। तो कैसे आपको, किस रेट से आपको एनर्जी मिलता है, तो यदि आप 1 ग्राम शुगर का सेवन करेंगे या कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो आपको 4 क्या है किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। दूसरा, प्रिकर्सर्स फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनको एक बेसिक मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, ताकि वो क्या है उनका निर्माण हो सके। वो कच्चा माल, वो बेसिक मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो दे सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स। तीसरा, सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन, कि कई सारी सेल मेम्ब्रेन्स हैं जो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। कई सारी सेल मेम्ब्रेन क्या की हैं जो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट सेल की बात कर लीजिए, कहाँ दूर जाते हैं आप, प्लांट सेल ही काहे की बनी हुई, भाई सेल्यूलोज की बनी हुई है ना। आप फंगल सेल की बात कर लीजिए, वो काइटिन की बनी हुई है। काइटिन भी अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आ जाता है। तो ये सब क्या है, किसी न किसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन और फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। Carbohydrates in the form of glycoproteins and glycolipids are involved in the structure of the cell membrane। अभी बात करी, ठीक है। In a cellular process such growth, adhesion and fertilization, ठीक है। तो वापस से कि एक चीज हमने यहाँ पे समझ ली कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे समझ ली कि प्रिकर्सर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तीसरी जो चीज समझी हमने वो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन और फॉर्मेशन में योगदान देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, दोनों के रूप में, ठीक है। चौथा आ जाता है इसी में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। कैसे, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर की स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन मेनी ऑर्गेनिजम्स। दे फॉर्म द फाइबर इन अ प्लांट्स, द एक्सोस्केलेटन्स ऑफ अ सर्टेन इंसेक्ट्स एंड द सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेल वॉल की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम की सेल वॉल बनाएंगे। जिस उदाहरण के लिए हमने बात करी कि फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, और काइटिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो एक वो हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्लांट की जो सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज का कार्बोहाइड्रेट, तो वहां पे भी स्ट्रक्चरल योगदान है ना। फंगस में भी स्ट्रक्चरल योगदान है। कई सारे इंसेक्ट्स जो हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाह्य आवरण, वो जो उनका बाह्य आवरण है, बाहरी कंकाल है उनका, वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। तो कई सारे तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में योगदान देते हैं। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज, तो पहले तो एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। अब समझो तुमको जितनी आवश्यकता नहीं तो उससे ज्यादा प्रोड्यूस होगी एनर्जी, अब क्या करें भाई,
एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्या है? एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेकिन किस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी? तो एनर्जी स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लूकोज के कई सारे कंपाउंड लगातार इकट्ठे हो करके क्या बनाते हैं? एक नया कंपाउंड बनाते हैं, इसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं ना। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, तो 4 से 5 फंक्शन अभी यहाँ हमने कवर किए, जिसमें एक ऊर्जा का स्रोत होता है, दूसरा कार्बनिक यौगिकों का अग्रदूत होता है, तीसरा कोशिका झिल्ली के कार्यों में सहायता करता है और निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा कुछ संरचनात्मक घटकों में योगदान देता है, जैसे कि कई सारे इंसेक्ट्स हो गए, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट हो गया, और 5वां और आखिरी आ जाता है ऊर्जा के संग्रहण में भी योगदान देता है। अब इसको क्या कर सकते हैं आप? एक समराइज करने की चाहें तो समराइज कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सेलुलोज, स्केलेटन्स, सेल वॉल्स में योगदान देता है ना। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में योगदान आता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमने ऑलरेडी देखा था, है ना। प्रिकर्सर फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फैट एंड अमाइनो एसिड है। एनर्जी स्टोरेज के लेकर के बात करें तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। तो इस तरीके से आप उसके फंक्शन को समराइज कर सकते हैं। अब आता है इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में समझने का। तो इस क्लासिफिकेशन को हम 2 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। ये फंक्शनल ग्रुप के आधार पे ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एल्डोज होंगे या कीटोज होंगे। मतलब या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा। दूसरा कि ये तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप या एल्डोज या कीटोज के आधार पर जो डिवीजन हो रहा है, उसमें साथ में एक और डिवीजन काम करेगा। वो डिवीजन है नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, कि यदि नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड 3 है तो ट्राइओज, यदि 4 है तो टेट्रोसिस, यदि 5 है तो पेंटोसिस, यदि 6 है तो हेक्सोसिस, यदि 7 है तो हेप्टोसिस। ठीक है, तो यदि 7 कार्बन कंपाउंड है तो हम उसको हेप्टोसिस बोलेंगे, 6 है तो हेक्सोसिस बोलेंगे, 5 है तो पेंटोसिस बोलेंगे, 4 है तो टेट्रोसिस बोलेंगे, 3 है तो ट्राइओसिस बोलेंगे। अब ट्राइओसिस का जो उदाहरण एल्डोज में आता है उसको हम ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, और उसी ट्राइओस का जो उदाहरण कीटोस में आता है उसको हम क्या कहते हैं? तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। ठीक है, मूल अंतर क्या आया? यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? कीटोन ग्रुप दिख रहा है ना। वो उस बात को इंडिकेट भी कर रहा है। ऐसे ही यदि टेट्रोस की बात करें तो यहाँ पे इरिथ्रोस होता है, और क्या होता है? इरिथ्रोलोज कीटोन सेक्शन में आता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है पेंटोस। पेंटोस 5 सुगर की शर्करा, इसमें राइबोज हो गया आपका, है ना। जैसे उदाहरण के लिए डीएनए आरएनए में जो मिल रही है शर्करा, वो 5 कार्बन वाली शर्करा है ना। तो राइबोज हो गया, और कीटोनिक ग्रुप के साथ यदि आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइबोलोज बोलेंगे। हेक्सोस मतलब कि 6 कार्बन वाले में बात करें तो एल्डिहाइड समूह में, एल्डोज समूह में ग्लूकोज हो गया, और कीटोन समूह में क्या हो गया? हमारा फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, आखिरी में आता है इसमें 7 कार्बन वाले में, तो 7 कार्बन में एल्डोज समूह में ग्लूकोहेप्टोनोज होता है, और 7 कार्बन में ही कीटोन समूह के अंतर्गत सीडोहेप्टोलोज पाया जाता है। ठीक है, तो 3 कार्बन में एल्डोज में क्या आएगा? 4 कार्बन में एल्डोज में क्या आएगा? ऐसे ही 3 कार्बन में कीटोन में क्या आएगा? 4 कार्बन में कीटोन में क्या आएगा? ये सब आपको पूरा क्या है 3 से लेकर के 7 तक का कहानी विद देयर डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले आता है एक शब्द मोनोमर क्या होता है या मोनोमर क्या होता है। ठीक है, देखो मोनोमर मतलब डिटेल में जो लिखा हुआ है उसमें जाने के पहले एक शब्द में कहूं तो ये क्या होती है? सबसे बेसिक यूनिट होती है। मतलब मैं मनुष्य हूं, सब में खैर समान रहेगा, मनुष्य हो कोई भी हो। ठीक है, तो मैं अभी जिस इस अवस्था में आपको दिख रहा हूं, इस अवस्था में लाने के पीछे कुछ बैकग्राउंड में चल रहा होगा, है ना। मेरे निर्माण की प्रक्रिया में वो सबसे पहले आया होगा। वो निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले आने वाली चीज क्या है? तो मेरी बॉडी सेल्स है ना, मेरी बॉडी सेल्स। भाई सेल्स बनती हैं, सेल्स क्या करती हैं? बहुत सारी मिलकर के क्या है? टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू बहुत सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। वो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ये शरीर बनाते हैं। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट पहले अचानक से कहीं से नहीं आ गया, पहले उसकी कुछ बेसिक यूनिट बनी होगी, और उस बेसिक यूनिट ने क्या किया होगा? फाइनली एक कार्बोहाइड्रेट या कंपोनेंट, फाइनल कंपोनेंट बनाया होगा। ठीक है, तो मोनोमर है क्या एग्जैक्टली, है ना। तो मोनोमर इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर्स, है ना। अब आपने पीछे कहा कि भाई पॉलीमर क्या है, तो यदि मैं यहाँ के पर्सपेक्टिव में बात करूं, है ना, इस स्लाइड के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड,
ये दोनों तीनों है ना, ये सभी क्या हैं, इवन मोनोसेक्राइड भी उसको साइड में भी कर सकते हो, मोनोसेक्राइड कोई मतलब नहीं है। तो ये ऊपर के तीनों क्या हैं, एक तरीके के पॉलीसेक्राइड हैं। हमने कैटेगराइजेशन में जरूर इसको कहा पॉलीसेक्राइड की 10 से ऊपर तभी पॉलीसेक्राइड है, लेकिन डाइसेक्राइड भी तो अपने आप में एक पॉलीसेक्राइड है। क्यों? हमने उसमें अपर लिमिट फिक्स करी थी कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन 1 से ज्यादा तो हो गया ना। तो जब 1 से ज्यादा हो गया तो मोनोमर कैसे कहलाएगा, वो मोनोमर कैसे कहलाएगा, ठीक है। तो हम उसको पॉलीमर ही बोलेंगे, लेकिन उसकी बेसिक यूनिट तो क्या रहेगी, हमेशा मोनोमर ही रहेगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड क्या हो गया, प्रोटीन का मोनोमर हो गया, ठीक है। तो मोनोमर इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल दैट फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलीमर्स, दस इज कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पॉलीमर्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ये इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, जिनकी मदद से क्या होता है, उस पॉलीमर का, उस कंपाउंड का निर्माण होता है। मोनोमर्स bind with the another monomer to form a chain of repeating molecules by the process of polymerization। अब यहाँ पे एक प्रक्रिया आती है, वो है पॉलीमराइजेशन। बोले पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, पॉलीमर बनता है। बोले पॉलीमर कैसे बनता है साहब, तो पॉलीमर बनने की सबसे आसान प्रक्रिया क्या है कि आप एक को दूसरे से जोड़ते जाइए, मतलब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ जाएगा, ऐसे ही दूसरे से तीसरा, और इस प्रकार से पूरी चेन चलती रहेगी। तो अल्टीमेटली कई सारे ढेर सारे मोनोमर मिलाकर क्या बना देंगे, एक पॉलीमर का निर्माण कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसी में आता है कि मोनोमर कैन बी इधर नेचुरल और सिंथेटिक इन नेचर। अब ये जो मोनोमर है, ये जो बेसिक यूनिट है, वो नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक प्रकृति की भी हो सकती है, मतलब ये तो कृत्रिम होगी या प्राकृतिक हो सकती है। नेचुरल मोनोमर्स आर लाइक अमाइनो एसिड, है ना, एंड मोनोसैकेराइड्स, एंड एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मोनोमर्स आर विनाइल क्लोराइड, स्टाइरिन आदि आदि, है ना। तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दोनों प्रकार के होने का मतलब क्या है कि ये आपके सिंथेटिक भी हो सकते हैं जैसे कि स्टाइरिन और विनाइल क्लोराइड, और यह प्राकृतिक भी हो सकते हैं जैसे कि मोनोसैकेराइड हो गया, है ना, ग्लूकोज आदि, और दूसरा आपका उसी में क्या हो गया, अमाइनो एसिड्स भी आ जाते हैं। तो मोनोमर क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम वो हमने देख लिया, ठीक। इसके बाद आता है पॉलीमर। मेरे ख्याल से अब यहाँ दिक्कत नहीं आई होगी कि भाई कई सारे मोनोमर मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। दैट्स व्हाई पॉलीमर इज अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटिंग सब यूनिट्स और मोनोमर्स, ठीक है। तो पॉलीमर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक बड़े लार्ज मॉलिक्यूल क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। और वो जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से क्या होता है, कंपोज होकर के बना होता है, ठीक है। इसके उदाहरण के तौर पे बात करें तो जैसे सेल्यूलोज अपने आप में क्या है, एक मोनोमर है ना, एल्जिन क्या है अपने आप में मोनोमर है, काइटिन क्या है अपने आप में मोनोमर है। तो इस प्रकार के भी चीजें देखने को मिलती हैं। अब आता है कई सारे मैक्रो कंपाउंड या पॉलीमर्स और उनके मोनोमर्स। यदि हम कार्बोहाइड्रेट को बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर मोनोसैकेराइड कहलाता है, जैसे उदाहरण के लिए ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। लेकिन हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब अलग अलग से बोलने के बजाय ये बोल सकते हैं उनको कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, उसकी बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। जिनका जो बेसिक फॉर्मूला है वो दो तरीके से चलता है, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप समूह होगा, जैसे उदाहरण के लिए शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। इसके बाद दूसरा आता है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में जो शुगर पाई जाती है वो न्यूक्लियोटाइड के रूप में जानी जाती है। ऐसे ही प्रोटीन्स हो गए जो कि अमाइनो एसिड की बेसिक यूनिट के तौर पे जाने जाते हैं, है ना। ऐसे ही लिपिड्स हो गए, उनकी बेसिक यूनिट के तौर पे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लिसरैल्डिहाइड, है ना। 3 बातें हो गई। तो हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट क्या है, मोनोमर्स, जो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप से जुड़ते हैं। दूसरा आपका आता है इसी में न्यूक्लिक एसिड, है ना, जिनकी बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। और तीसरा आपका इसी में आता है प्रोटीन्स, है ना, जिनकी बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है। चौथा आता है आपका वो है लिपिड्स। लिपिड्स की बेसिक यूनिट फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जानी जाती है। तो ये आपको एक क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना है। अब आता है जैसे यहाँ पे शब्द था मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, है ना। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, तो सामान्यतः आप पॉलीमर को ही क्या कह रहे होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल कह रहे होते हैं। लेकिन यदि इसको डेफिनेशन के तौर पे देखें, थोड़ा समझने के तौर पे, कि अ मैक्रोमोलिक्यूल इज अ लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द एटम्स formed by the polarization of the smaller sub units called monomers। तो थाउजेंड्स ऑफ द एटम्स को यदि आप मिला करके एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होते हैं, एक नई चीज बना रहे होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोनोमोलिक्यूल के रूप में जान रहे होते हैं, ठीक है। तो मोनोमोलिक्यूल क्या है, सिंपल, ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा लार्ज मॉलिक्यूल है
जिसमें जो पॉलराइजेशन की प्रक्रिया से बना है, और इस प्रक्रिया में इसमें बहुत सारे क्या हुए हैं, नेचुरल और सिंथेटिक मोनोसेक्राइड्स इसमें डाले गए हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैक्रोमोलिक्यूल की क्या है कि परिभाषा बनाई जा सकती है। ये मैक्रोमोलिक्यूल उदाहरण के तौर पे बात करें तो जैसे जैविक अणु वालों में कार्बोहाइड्रेट हो गया और लिपिड हो गया, कृत्रिम को लेकर के बात करें, कृत्रिम में प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये भी क्या है उसी कैटेगरी में मैक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। अब आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये हमने पीछे वैसे समझ लिया था कि किसके किस तरीके से क्या काम कर रहे होते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल जैसा कि हमने पीछे समझा, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसका अपना एक बेसिक यूनिट होता है जिसको आप मोनोमर कहते हैं। वो मोनोमर प्रोटीन में अमाइनो एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड होता है ना, आपका लिपिड में फैटी एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, इस बात को आपने पीछे क्या है ऑलरेडी समझा हुआ था। जो ऐसे ही ग्लिसरॉल भी किसका होता है, आपके उसी कार्बोहाइड्रेट का ही बेसिक यूनिट होता है, लेकिन ग्लिसरॉल लिपिड के फॉर्मेशन में भी योगदान दे सकता है। ठीक है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अब आता है चैप्टर के तौर पे यहाँ से, है ना, हमको मोनोसेक्राइड पूरा अलग से पढ़ना है। मोनोसेक्राइड जब हम पढ़ लेंगे तो मोनोसेक्राइड के बारे में रिएक्शंस क्या होती हैं उनके पढ़ेंगे। जब वो भी हो जाएगा तो हम डाइसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो इतना हम उसमें क्या है डिटेल में चलने वाले हैं। सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड। जैसे हमने पीछे कहा कि ये मोनोमर्स होते हैं, सबसे बेसिक यूनिट होती है ना। और ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप समूह के हो सकते हैं और दूसरे क्या हो सकते हैं, कीटोन ग्रुप समूह के हो सकते हैं। इस बात को हमने पीछे समझ लिया था। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है ये भी हमने पीछे देखा था, CnH2O का होल n इनका क्या होता है सामान्य सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसके अंतर्गत यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मोनोसेक्राइड हो गया, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये हमने डिवीजन ऑलरेडी देखा हुआ था। बट अभी हम किसकी बात करें, मोनोसेक्राइड की बात कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड के उदाहरण के तौर पे बात करें तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, इस प्रकार के भी क्या है कंपाउंड देखने को मिलते हैं जो कि पॉलीमर्स का या मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या है निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले बेस्ड ऑन द कार्बन नंबर, ये मैंने पीछे आपको एक टेबल में पढ़ाया था मेरे ख्याल से, है ना, ये पढ़ाया था कि 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, 4 कार्बन वाले को। तो वही क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे रिपीटेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका आता है ट्रायोस, जो कि 3 कार्बन वाली एक क्या है शुगर है, जिसमें ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आते हैं। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको पीछे भी समझाया था, ये यहाँ पर है ना, कि ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी क्या है शुगर हैं, लेकिन ग्लिसरैल्डिहाइड एल्डोज ग्रुप का है और कीटोज ग्रुप से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बिलोंग करता है। इसके बाद आपने इसमें देखा था वो है टेट्रोज, जो कि एरिथ्रोज का उसका उदाहरण है। पेंटोज में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज उसके उदाहरण हैं, जो कि डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली हैं, है ना। इसके अलावा आपका हेक्सोज हो गया, जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के रूप में जाना जाता है। और आखिरी में आता है आपका 7 मेंबर्ड में सीडो हेप्टुलोज के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है, 7 मेंबर शुगर को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ट्रायोज की लेकर के बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा 3 कार्बन है, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। अब इसमें हमने कहा कि 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, या तो एल्डिहाइड कंपाउंड होगा और या फिर कैसा होगा, कीटोनिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर मोटा तौर पे बात करें तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, CHO दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे सभी में क्या है आपको एल्डिहाइड लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ट्रायोज का एक 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, टेट्रोज का 4 कार्बन, पेंटोज 5, इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ द कार्बन्स। दूसरा जो डिवीजन आता है उसको हम कहते हैं कार्यात्मक या फंक्शन ग्रुप समूह। फंक्शन ग्रुप की तो हम इतनी देर से बात ही कर रहे हैं कि फंक्शन ग्रुप के अंतर्गत या तो आपका एल्डोज ग्रुप हो सकता है या कीटोज ग्रुप हो सकता है। एल्डोज ग्रुप में एल्डिहाइड हो गया आपका, एल्डोज ग्रुप में आपका ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, है ना, इस प्रकार के क्या है कंपोनेंट आएंगे। जबकि इधर पर आपको कीटोन उसमें बात करें तो कीटोन को लेकर के जैसे आपने इसमें एक देख लिया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, है ना, तो इस प्रकार के भी कंपोनेंट आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक, अब बोथ द क्लासिफिकेशन, दोनों प्रकार के जो वर्गीकरण है, इन दोनों को मिलाकर के भी एक क्या नया तरीका बनाया जा सकता है, बनाया गया है। ठीक है,
इसमें क्या है कि बोथ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स एंड नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी कंबाइंड टू कैटेगराइज शुगर्स। ठीक है, अब हम एल्डोज और कीटोज दोनों प्रकार के वर्गीकरणों को यदि मिला देते हैं तो एक बेहतर हमको क्लासिफिकेशन मिलेगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर डिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल या ग्लिसरल्डिहाइड इज एन एल्डोट्रायोज, राइबोज इन एन एल्डोपेंटोज, है ना, एंड फ्रक्टोज इज एन ketohexose. The smallest monosaccharide are glyceraldehyde and dihydroxyacetone where n equal to 3 represents the number of the carbon atoms। इस बात को हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि यहाँ पर ग्लिसरॉल या ग्लिसरल्डिहाइड मिल सकता है आपको, राइबोज मिल सकता है आपको, फ्रक्टोज मिल सकता है आपको। फ्रक्टोज यदि मिलता है तो कीटोहेक्सोज हो जाएगा, राइबोज मिलता है तो एल्डोपेंटोज हो जाएगा, और यदि ग्लिसरॉल मिलता है तो आपको एल्डोट्रायोज हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है ना, किस बात को इंडिकेट करता है, 3 को, है ना, ये 5 को, ये आपका इसी में 6 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो सबसे छोटा मोनोसैकेराइड होता है उसको हम ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, और हाइड्रोक्सी एसीटोन होते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन या n इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। मतलब इसका ये भी हुआ कि कार्बन की जो वो है संख्या है वो कितनी होती है, तो 3 होती है। तो वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब आता है फंक्शंस ऑफ द मोनोसैकेराइड्स की। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द मोनोसैकेराइड? तो एक ऊर्जा का स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो उसको बता सकते हैं। रक्त में ग्लूकोज स्तर शरीर को क्या है, ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो एक कारण हो गया। दूसरा आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कि भाई बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीमर्स बनाने हैं आपको, उसका बिल्डिंग ब्लॉक कहाँ से निकल करके आता है, मोनोमर से निकल करके आता है ना, मोनोसैकेराइड से निकल करके आता है। तो एक वो हो गया। इसके अलावा रोल इन या मेटाबॉलिज्म ऑफ द कोशिका कार्यों भूमिका, है ना, कि दे पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस फॉर मेटाबॉलिक पाथवेज। तो चूंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, उदाहरण के लिए कि लीवर को में फ्रक्टोज का पाचन ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो चूंकि ये इनमें भाग लेते हैं तो अलग अलग प्रकार से बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन आता है, वो है आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण में योगदान। यदि हम डीएनए आरएनए की बात करें तो उनमें बेसिक जो कंपोनेंट रहता है वो उस डीएनए और आरएनए के अंतर्गत जो बेसिक जो शुगर रहता है वो 5 मेंबर क्या होती है, शुगर होती है। जिसमें डीएनए को लेकर के बात करें तो डीएनए और आरएनए दोनों को लेकर के बात करें तो एक में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, एक में क्या होता है, राइबोज शुगर होता है। मतलब उसमें से ऑक्सीजन नहीं हटाया गया है। तो इस प्रकार से भी क्या है, वहां पे आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण में लोग योगदान देते हैं, है ना। इसके अलावा एटीपी में भी राइबोज क्या होता है, मौजूद होता है। 5वां जो फंक्शन आता है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में कोशिकाओं में परागण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के रूप में कोशिका की पहचान के लिए क्या है, सहायक होता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कोशिकाओं में ग्लूकोज अवशोषण को नियंत्रित करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब कि एक तरीके से वो ऑस्मोसिस को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, और उस रेगुलेशन में क्या है, कई सारे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स आदि क्या है, इन्वॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ द सम ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, अगला फंक्शन आता है इसमें अन्य जैविक अणुओं के निर्माण में सहायक। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फैट या फैटी एसिड हो गया, विटामिन हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, है ना, उनके निर्माण में योगदान देता है अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नॉर्मल दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि दोनों 3 कार्बन वाले क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, है ना। इसमें आपको बस अंतर क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, जबकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है, जबकि दोनों हैं क्या, 3 कार्बन वाले ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा ही आपको यहाँ पर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, और इसे ही आपको एक अल्फा डी ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं। एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक साइक्लिक फॉर्म दिख रहा है। ये स्ट्रेट चेन कब और कैसे बनता है, साइक्लिक चेन कब और कैसे बनता है, ये सब हम अगली क्लास में क्या है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब ये अल्फा डी ग्लूकोज जिसको C6H12O6 के नाम से जानते हैं आप, उसका रीअरेंजमेंट स्ट्रेट फॉर्म में ऐसा होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा होता है, और साइक्लिक मैनर में कुछ इस प्रकार से वो अरेंज फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये उसकी क्या थी, कुछ मोनोसैकेराइड्स की चंद बातें थी। ऐसे ही इनके स्ट्रक्चर्स को लेकर के बात करें तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया 3 कार्बन वाला, है ना, ये यहाँ पर एसीटोन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डी जाइलुलोज हो गया, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, ये यहाँ पर आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही आपका डी राइबोलोज हो गया, है ना,
5 कार्बन समूह वाला, ऐसे ही आपका डी फ्रक्टोज 6 कार्बन समूह वाला, और ये क्या हो गया डी सिडोफ्लुलोज 7 कार्बन समूह वाला। इन सब में मेजर समानता क्या है, सब में कीटोन ग्रुप है ना, इन सब में कीटोन ग्रुप है, तो वो उनकी क्या है मेजर समानता है। ठीक है, ये क्या था पूरा का पूरा हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या था आज का क्लास था, जिसमें हमने आज मोनोसैकेराइड्स के बारे में बेसिक चर्चा करी। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में, मोनोसैकेराइड्स के बारे में, उनकी रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, उनके अलग अलग प्रकार के फॉर्मेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, टॉटामेरिज्म क्या होता है, उन सब के बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आप में से जो लोग यहाँ तक पहुँच पाए थे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।